मेरे प्यारे व्यूअर्स, हैप्पी न्यू ईयर। आप सबों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि ये साल आपको बहुआयामी सफलता प्रदान करेगा। तो मित्रों, आज मैं प्रतियोगिता दर्पण जनवरी अंक का राष्ट्रीय घटनाक्रम लेकर प्रस्तुत हूं और आशा करता हूं कि आपके लिए ये बहुउपयोगी होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें और आप प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और अपनी तैयारी कर रहे अन्य मित्रों को शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत जो पहला फैक्ट है वो ये है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण हेतु 103वां संविधान संशोधन अधिनियम वैध। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का 3-2 के बहुमत से निर्णय। राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से दूरगामी महत्व के 7 नवंबर 2022 के एक फैसले के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों EWS के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। देश में अनुसूचित जाति SC के लिए 15%, जनजाति ST के लिए 7.5% तथा अन्य पिछड़े वर्गों OBC के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान पहले से ही था। सवर्णों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण इस प्रकार कुल मिलाकर 50% आरक्षण का प्रावधान पहले से ही था। सवर्णों में से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान 2019 में किया गया था और इसके लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने 8 जनवरी 2019 को और राज्यसभा ने 9 जनवरी 2019 को पारित किया था। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह 103वें संविधान संशोधन के रूप में व्यवहार में लाया था। इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में अनेक याचिकाओं के द्वारा चुनौती दी गई थी। अगस्त 2020 में यह मामला 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपा गया था। संविधान पीठ में सुनवाई के बाद इस पर फैसला 7 नवंबर 2022 को सुनाया गया। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश UU ललित की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 7 नवंबर 2022 के फैसले में 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को सही ठहराया। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। गठन की अधिसूचना के 2 वर्ष से भी अधिक समय के बाद 22वें विधि आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। देश के 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया था, जिसके लगभग 1.5 वर्ष बाद 22वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना सरकार ने 21 फरवरी 2020 को जारी की थी। आयोग के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद 2 वर्ष से भी अधिक समय तक इसके अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई थी। 22वें विधि आयोग के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अब नवंबर 2022 में कर दी गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा 7 नवंबर 2022 को की गई है। इसके साथ ही केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति KT शंकरन व विधि विशेषज्ञ प्रोफेसर आनंद पालीवाल को आयोग का पूर्वकालिक सदस्य बनाया गया है, जबकि तमिलनाडु के अधिवक्ता श्री M करुणानिधि और विधि विशेषज्ञ श्रीमती राका आर्या को आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। ज्ञातव्य है कि भारत के 22वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना फरवरी 2020 में जारी की गई थी। तद अनुरूप 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 21 फरवरी 2023 को समाप्त होगा, जिससे आयोग के अध्यक्ष व उपर्युक्त पूर्वकालिक व अंशकालिक सदस्यों का कार्यकाल भी 21 फरवरी 2023 तक ही रहेगा। नेक्स्ट, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 के दूसरे चरण का पहला परीक्षण। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश विकसित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल के दूसरे चरण का सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से 2 नवंबर 2022 को किया। विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थित सभी BMD हथियार प्रणाली तत्वों के साथ इंटरसेप्टर मिसाइल ने उड़ान भरी
और परीक्षण उड़ान के दौरान इसकी सभी उप प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों विमानों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। 2 चरण वाली ठोस मोटर द्वारा संचालित यह मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग में मिशन को पूरा करने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं। अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को अपने बेड़े में शामिल करने की भारतीय वायुसेना की योजना। अपनी मारक क्षमता में तीव्र वृद्धि के लिए भारतीय वायुसेना ने अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत में एक ऐतिहासिक पहल 18 नवंबर 2022 को उस समय हुई जब हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विकसित एक रॉकेट ने इसरो के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। 4 वर्ष पूर्व स्थापित स्टार्टअप के ये रॉकेट, जिसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक श्री विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम एस नाम दिया गया है, 3 छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लेकर गया। इसमें चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स, आंध्र प्रदेश के स्टार्टअप एन स्पेस टेक व आर्मीनिया के स्टार्टअप बाजू में क्यू स्पेस रिसर्च लैब के छोटे हल्के सैटेलाइट शामिल हैं। स्पेस किड्स का सैटेलाइट 2.5 kg का है, जिसे भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, सिंगापुर और सेशेल्स के बच्चों ने वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में बनाया है। कुल मिलाकर 83 kg के ये 3 पेलोड्स को 81 किलोमीटर ऊंचाई की कम दूरी वाली ऑर्बिट में ले जाया गया। स्काई रूट एरोस्पेस की इस परीक्षण से भारत में एक नए अंतरिक्ष युग का प्रारंभ हुआ। एक नई शुरुआत के परिप्रेक्ष्य में स्काई रूट एरोस्पेस के इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। इसके साथ ही स्काई रूट अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। उल्लेखनीय है, निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को 2020 में ही सरकार ने खोला था। विक्रम एस की 18 नवंबर की यह उड़ान एक परीक्षण उड़ान थी। इसकी सफलता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताते हुए इसरो व स्काई रूट को इसके लिए बधाई दी है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष श्री पवन के गोयनका ने कहा है कि 55 वर्ष पूर्व देश के पहले रॉकेट रोहिणी का प्रक्षेपण किया गया था और आज पहले निजी रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ। आगे बढ़ते हैं मित्रों। PSLV C54 के जरिए ओशन सेट 3 व 8 अन्य छोटे उपग्रहों का प्रक्षेपण। श्री हरिकोटा से निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस के प्रक्षेपण के 1 सप्ताह बाद ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपने एक नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 26 नवंबर 2022 को किया। 1117 kg के EOS-06 ओशन सेट 3 के अतिरिक्त 8 अन्य नैनो सैटेलाइट्स को भी उनकी निर्धारित कक्षाओं में PSLV C54 की इस उड़ान के द्वारा पहुंचाया गया। इनमें भूटान का भूटान सेट, निजी कंपनी पिक्सल का आनंद, एक अन्य निजी कंपनी ध्रुव अंतरिक्ष के 2 लघु उपग्रह थाई वोल्ट तथा स्पेस फ्लाइट अमेरिका के 4 एस्ट्रोक्राफ्ट कास्ट उपग्रह शामिल थे। इन उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए PSLV C54 की यह उड़ान PSLV की 56वीं तथा इसके एक्सल प्रारूप की 24वीं उड़ान थी। PSLV C की 26 नवंबर की यह उड़ान इस दृष्टि से विशेष थी कि इसके जरिए पहली बार 2 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रह स्थापित किए गए। आगे बढ़ते हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा निर्मित विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाओ भारतीय नौसेना को सौंपा गया। भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में और वृद्धि नवंबर 2022 में उस समय हुई जब P-15B परियोजना के तहत देश में निर्मित दूसरा विध्वंसक युद्धपोत मोरमुगाओ उसे सौंप दिया गया। नौसैनिक युद्धपोत निर्माण की इस परियोजना के तहत देश के 4 कोनों के प्रमुख शहरों विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ, इम्फाल और पोरबंदर के नाम पर 4 युद्धपोतों का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, मिस्र के राष्ट्रपति
अब्देल फतेह अल सीसी गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि होंगे। तो मित्रों, ये थी राष्ट्रीय घटनाक्रम प्रतियोगिता दर्पण जनवरी अंक से संकलित है और आप तक पहुंचाया गया है। आशा करता हूं कि ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा और इसके लिए मैं प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का अनेक अनेक आभार व्यक्त करता हूं और इनके पूरे सिस्टम का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से आप तक मैं ये पहुंचा पाया ये फैक्ट को। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो देखने के बाद एक बार इस पत्रिका का एक फास्ट रिव्यू करें राष्ट्रीय घटनाक्रम का, जो इससे होगा क्या फ़ायदा आपको कि आपको जो ये पूरा फैक्ट है वो अच्छे तरह से आत्मसात हो जाएगा। तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर, बाय।